नए दिन की शुरुआत आपके साथ करियर फाउंडेशन के मंच से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। नागपुरी क्लास में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो मैं पूरा करूंगा, इस विश्वास के साथ आपके पास आता हूं। आपने मेरे कई क्लासेज देखे और अब आज एक नई क्लास आप देखेंगे जिससे लगेगा कि नागपुरी में कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों, हर भाषा की अपनी कठिनाई होती है और हर विषय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, यह आपको लगता है, लेकिन जब आप झारखंड की भूमि में रहते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ की आबो हवा में पले हैं, यहाँ के वातावरण में पले हैं, तो आपके लिए कोई नागपुरी से संबंध अनोखा नहीं होगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि आप नागपुरी संस्कृति में जीते हैं। हमारी संस्कृति तो अखरा की संस्कृति है, सहिया की संस्कृति है, मदद परंपरा की संस्कृति है। एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह संस्कृति आपको भाषा तक ले जाएगी और यह भाषा तो इतनी मधुर है, इतनी सरल है, इतनी सहज है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होती। पंजाबी आए नागपुरी सीखे, बंगाली आए नागपुरी सीखे, साउथ इंडियन आए नागपुरी सीखे, बिहारी आए नागपुरी सीखे, यूपी के आए लोग नागपुरी सीखे। तो यह नागपुरी हम और आपको जोड़ती है। हमारी तो संस्कृति ही है कि हम इसी वातावरण में पले हैं। बचपन से लेकर अभी तक जो वातावरण प्रकृति ने दिया है उसमें नागपुरी आपके लिए और हमारे लिए एक मुख्य विषय रहा है। नागपुरी गीतों की बोलबाला इतनी है कि हर आदमी इस पर मधुमक्खी की भांति खींचा जाता है। जिस तरह मधुमक्खी या भंवरा फूल में खींचा जाता है, उस तरह लोग इसके माध्यम से नागपुरी भाषा के माध्यम से झारखंड की ओर खींचे चले आते हैं। आपने देखा होगा कि इसकी प्रकृति और संस्कृति इतनी अच्छी है कि जो लोग झारखंड आ जाते हैं, रांची आ जाते हैं, वह रांची में ही बसना चाहते हैं। रांची ही उनकी मातृभूमि बनना चाहती है और यह प्रमाण है कि रांची शहर का विकास इतनी तेज़ी से हुआ है, जिसके पीछे बाहर आने वाले लोग जिस तरह से वातावरण से प्रभावित होते हैं, उस तरह से नागपुरी से भी प्रभावित होते हैं। नागपुरी और हम एक साथ जुड़कर आप तक पहुंचते हैं और करियर फाउंडेशन आपको इस काम में मदद करता है। मैंने पहले भी कहा है कि यह एक ऐसा मंच है कि जहां आपको मेहनत कराया जाता है, आपकी जो दुविधाएं हैं उसको समाप्त किया जाता है, पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाता है और यह देखा जाता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आप यह सोचते हैं कि यह नया साल हमारे लिए नौकरी का साल लेके आए, तो उस नौकरी के साल पर हम बात करते हैं। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए नागपुरी में 100 क्वेश्चन और इस 100 क्वेश्चन में आप अधिक से अधिक बना सकें, इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। अन्य विषय के भी फैकल्टीज जो हैं वह आपके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कोई दूसरा करना चाहता है, करता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको लगता है कि इसमें ये परेशानी है, ये चीज़ है, आप लिख के दीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, आपकी परेशानी को दूर की जाएगी। अगर सवाल बेतुके ना हो तो सवाल का जवाब दिया जा सकता है और नागपुरी में तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसको पूछकर आप परेशान होंगे। थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ी सी उस बात को समझने का प्रयास कीजिए जिस बात के आधार पर आप नागपुरी से जुड़ना चाहते हैं। नागपुरी तो एक ऐसा विषय रहा है कि सबको मोहित कर लिया है। नागपुरी की जो भाषाई संबंधित संरचना है वह हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह, अन्य भाषा की तरह ही समझिए, विकसित भाषा की तरह है, जिसमें आत्मीयता है, एक दूसरे से जुड़ने का बोध है, सरलता है, मधुरता है, सहजता है। बात बात में आप नागपुरी के सवाल बना लेते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि बिना पढ़े भी आप बना सकते हैं, लेकिन खतरा यह आता है कि जब तक आप एक्सपर्ट का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप परीक्षा पास करने के लायक तैयार नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि आप में प्रतिभा है, तब आप यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन यह प्रतिभा तो आज उस आधार पर देखी जाती है कि अंकों के आधार पर आपकी प्रतिभा कितना है। अगर नागपुरी 300 नंबर का मार्क्स देता है, 300 नंबर आपको दे रहा है, तो ये 300 नंबर में कितना आना चाहिए?
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अगर कम होता है तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए आप और हम इस विषय पर चलते हैं कि अधिक से अधिक नंबर लाएं, जिससे धोखा ना हो, दुविधा ना हो। आप जितना इस विषय के लिए मेहनत करेंगे उतना ही अन्य लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो अन्य लोगों से आपकी तुलना कैसे की जाए, कि आप दूसरे से अलग कैसे होंगे, तो मैं विश्लेषण करके बताता हूँ। मैंने आपको कहा है कि मैंने वह तकनीक इस्तेमाल किया है कि जिससे आप पॉइंट बाय पॉइंट, छोटे से छोटे बिंदु पर बात करते करते मेजर बिंदु पे आ जाएं। मैंने नागपुरी को तैयार करने के लिए एक बार बताया था आपको कि यह है टॉपिक, इस टॉपिक पर आपके सवाल आएंगे। तो इस टॉपिक पे अगर आप सब्जेक्टिव चुनते तो इस सब्जेक्टिव में आपके इतने से क्वेश्चन कॉमन होते जो सब विषय में काम आता है। फिर यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर एक सवाल, और यह जो टॉपिक बीच का जो सेंटर पॉइंट है यह सभी विषय के लिए एक ही होता है। यह सभी क्वेश्चन के लिए, टॉपिक का सभी क्वेश्चन के लिए एक होता है। सब्जेक्टिव में हर चीज़ 2 पहलू में बटे होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 पहलू पे नहीं, यहाँ पर तो छोटे छोटे अणुओं में बटे होंगे, जिसको आप पार्टिकल कहते हैं, उसमें बटे होंगे, एक छोटे से पॉइंट पर बटे होंगे जिस पर सवाल आता है। तो यह इस टॉपिक के साथ 4 ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे तो सारे के सारे चीज़ तो 10 क्लासेज में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने सवाल बनेंगे यह खतरा आपको दिखाई देता है, तो वही खतरा हमें भी दिखाई देता है। हम भी चाहते हैं कि उस खतरे से आप जुड़ें और उस खतरे से जूझें, संघर्ष करें, और उस खतरे के मझधार से निकलने के लिए आप कैरियर फाउंडेशन के मंच के का उपयोग करें। अब देखिए खतरा कैसे होता है कि यहाँ तो 4 क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये 4 सवाल ही नहीं होंगे, बल्कि इस 4 सवाल में एक सवाल अगर आ जाता है तो आपको तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर कितने सवाल बनेंगे। आप इस तरह से देखिए, यह सूरज की किरणों की तरह है जो आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि विश्लेषण की तरीके के ढूंढेगी। ये इस विश्लेषण के तरीके पर अगर आप जाते हैं तो देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु जो बन रहे हैं, छोटे छोटे बिंदु जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे बिंदु कहाँ बन रहे हैं, सवाल को लेकर बन रहे हैं। अब इस सवाल में इतने पॉइंट अगर आप डिस्कस कर लेते हैं पहले, तो हर सवाल आपके बनेंगे। आपको यह लगता है कि क्या आप टेस्ट लेंगे, आपको यह लगता है कि हमारा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप तो दूर है, कैसे देखिएगा, कैसे बताइएगा। लेकिन यह अनुभव बताता है कि आपकी जो परेशानी है वह हमें बहुत हद तक मालूम है। मैं कहूँगा कि 95% आपकी परेशानी मालूम है मुझे, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से आपको, आपके जैसे लोगों को इस विषय पर सहजता आने के लिए, सरलता लाने के लिए, इस विषय पर दक्षता लाने के लिए मेहनत करवा रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स को इस विषय पर पढ़ाया है, और असंतुष्ट होकर किसी ने कभी कोई यह रिवर्स कमेंट नहीं किया है कि नागपुरी कठिन है। कठिन तो हर वह बिंदु है जब आप संघर्ष नहीं करते हैं। आपने देखा कि हमारे बीच से लोग यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे बीच में सीडीएस कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे बीच में मेडिकल लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आईआईएम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये झारखंड के लोग ही हैं जो कर रहे हैं। अब कहेंगे उसमें नागपुरी तो नहीं है, तो नागपुरी नहीं है तो उनका व्यक्तिगत प्रतिभा तो है, उनको सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति, उनको कुछ समझने की शक्ति तो है। वह नैसर्गिक प्रतिभा आप में भी है। आप उस विषय से दूर हो गए हैं, वह आपकी रुचिकर विषय नहीं रहा, वह आपके लिए चैलेंजिंग विषय नहीं रहा। अब आपके लिए चैलेंजिंग विषय है कि अपने ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद या अन्य शिक्षा लेने के बाद आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस विषय पर आप क्या करना चाहते हैं। यह नौकरी, आप यह मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 लाख लोग 8 से 10 लाख लोग परीक्षा देंगे आपके साथ। तो इस 8-10 लाख लोगों के बीच में आपका अपना क्या होगा। तो इसीलिए
यहाँ पर मैंने शुरू में कहा था कि आप यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ यह 0 0 0 0 है, यह बढ़ के यहाँ जाता है जहाँ 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप 0 से शुरू कर रहे हैं और इस 0 के शुरू करने के पीछे जब आप इस बास्केट से ऊपर उठते हैं तो यहाँ क्या 20 क्वेश्चन, यहाँ 40 क्वेश्चन, यहाँ 60 क्वेश्चन, यहाँ 80 क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन। तो क्या आप यहाँ 80 क्वेश्चन, यहाँ 60 क्वेश्चन, यहाँ 40 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, अब आपका यह लेवल बताएगा कि आप यहाँ कितना मेहनत कर रहे हैं। तो यह मेहनत कराने के लिए एकदम वैज्ञानिकता है कि आप इस टेक्नोलॉजी पे जाइए कि आपका यह पॉइंट कितना निकलता है। आप कहेंगे कि एक टॉपिक में आप इतने सारे पॉइंट बताएंगे, बताया जा सकता है। आप यह ले लीजिए कि जो सबसे सरल विषय है आपके लिए, जैसे संज्ञा। मान लीजिए संज्ञा पे कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मेरे विचार से 50,000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन वह 50,000 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। पूरे संज्ञा से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे संज्ञा से अगर सवाल आते हैं तो 2 या 3। तो यह 2 या 3 सवाल करने के लिए हम सिर्फ ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, बल्कि इस पर जाएंगे, इस पे जाएंगे, जिससे हम ये 2-3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह नहीं समझा जाता है कि कौन सवाल आएगा। जब आ जाता है तब आप खुश होते हैं, परेशान होते हैं कि इस सवाल का जवाब तो हमारे बीच में नहीं था, मुझे नहीं बताया गया था। लेकिन हर चीज़ नहीं बताए जाते, हर चीज़ अपने जो मानसिक दक्षता है, एबिलिटी है, उसके आधार पर भी निकाले जाते हैं। आप पहला क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक संज्ञा तो पढ़ते ही रहे हैं। अब यह जो संज्ञा पढ़ते रहे हैं, इसमें सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह व्याकरण की जो इकाई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक वगैरह वगैरह जो है आपने देख लिया। अगर इस पर मैं आगे चलकर 2-3 टेस्ट लूँगा, ओपन टेस्ट लूँगा, मेरे पढ़ाने के तरीके या बताने के तरीके अलग हैं। आप जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, आप सारे यूनिट को देख लीजिए कि आपके पीस में साथ में जो यूनिट है, मान लीजिए हमने ध्वनि के बारे बताया, हमने शब्द के बारे बताया, हमने वाक्य के बारे बताया, हमने संज्ञा के बारे बताया, हमने सर्वनाम के बारे बताया, विशेषण के बारे बताया, हमने क्रिया विशेषण के बारे बताया, क्रिया विशेषण के बारे, कारक के बारे बताया, वचन के बारे बताया। इस सारे इकाई से, इस सारे व्याकरणिक इकाई से आप यह मान के चलिए कि आपको अपने आधार पर 10-10 सवाल यहाँ पे बनाने हैं। इसके आधार पर आप यह समझिए कि अगर आप दूसरे से सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, दूसरा आपसे सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा। अब संज्ञा में अगर आप लेना चाहते हैं, इस संज्ञा में, तो संज्ञा के 3 उदाहरण, किसका, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और किसका, भाववाचक। ये 3 संज्ञा का उदाहरण ढूंढिए। आपको 10-10 उदाहरण देखिए। इस 10-10 उदाहरण में संज्ञा का अगर 3 संज्ञा के साथ उदाहरण देखते हैं तो आप 30 सवाल बनाते हैं। उसी तरह सर्वनाम पे, सर्वनाम नागपुरी में 6 नहीं बल्कि 7 हैं। तो यह 7 सर्वनाम में 7वां सर्वनाम जो विशेषता है उस पे जाइए कि उसका क्या प्रभाव नागपुरी में पड़ता है। उसी तरह विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, कारक क्या है, वचन क्या है, इस सारे यूनिट पे आप खुद 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपके काम के होंगे। इसलिए यहाँ पर होमवर्क किया जाता है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा सवाल बनाना आना चाहिए। परीक्षा पास करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सवाल बनाना सीखिए। अगर सवाल बनाना सीखते हैं तो उत्तर स्वतः आ जाएगा। हो सकता है सवाल गलत हो, उत्तर नहीं मिल रहा हो, सवाल को वेरीफाई कर लीजिए कि क्या यह सवाल उचित है। जैसे पहला सवाल जब आप पूछते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा कर कै ठो भेद होएला,
तब आपके पास में जवाब होता है कि संज्ञा कर 5 ठो भेद होएला। लेकिन यह सवाल ही गलत है। संज्ञा कर भेद केकर केकर आधार पर करल जाएला या कौन कौन आधार पर संज्ञा कर भेद करल जाएला। जब आप देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जब आती हैं तब आप कहते हैं कि संज्ञा तो 5 हैं। वो 5 किसके आधार पर हैं यह जानने की जरूरत है, तो वह अर्थ के आधार पर हैं। मैंने एक दिन बताया था कि अर्थ के आधार पर बताइए। आज एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी हमारे बीच में है, इस संज्ञा को एनसीईआरटी का जो आया है 3 ही संज्ञा मानता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यह 3 संज्ञा ही नहीं बल्कि हमारे लिए 5 के 5 संज्ञा अभी नागपुरी में रिलेवेंट हैं। लेकिन यह किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर। तो संज्ञा विचार करने का एक माध्यम अर्थ है। दूसरा माध्यम, ऑब्जेक्टिव सवाल अगर नहीं होता तो सब्जेक्टिव में कहते कि सजीव और निर्जीव के माध्यम से। तीसरा माध्यम गिनती या संख्या के माध्यम से। तो ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके आगे बढ़ना है, तब जाके आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको यह नहीं लगना चाहिए कि हमारा टेस्ट नहीं हो पा रहा है, हमारी एबिलिटी की परीक्षा नहीं हो पा रही है। ये होगी। परीक्षा तैयारी करने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड झांकना पड़ता है। बैकग्राउंड को समझिए, नागपुरी से आप कितने वाकिफ़ हैं यह बात जानने की ज़रूरत है। अगर आप नागपुरी से बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस वाकिफ़ होने के लिए आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। आप यंग हैं, आप में सोचने की क्षमता अलग है, जूझने की क्षमता अलग है, संघर्ष करने की क्षमता अलग है। तो यह जो क्षमता अलग है उस क्षमता का भरपूर फायदा उठाइए। आप डरिए नहीं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो फील्डिंग भी करना पड़ता है। आते ही बैटिंग मिल जाएगा और एक बॉल में आप आउट हो जाएंगे तो दूसरे को मौका कैसे मिलेगा कि आप एक बॉल में आउट हो गए तो दूसरा कोई आपको कितना बॉलिंग करेगा। आप यह देखते हैं कि आउट होने के लिए एक बॉल काफ़ी है और किसी किसी के लिए 500 बॉल, 200 बॉल, 300 बॉल, 50 बॉल, 60 बॉल भी काफ़ी नहीं है। वह खेलते जाता। जिस तरह से वह एक एक रन बना के सेंचुरी बनाता है, उसी तरह आप एक एक क्वेश्चन बना के टॉपिक बनाइए। यही यहाँ पर है कि आप एक एक क्वेश्चन बनाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जो क्वेश्चन बनाते जाइएगा तो इसमें यहाँ तक आते आते 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन 1000 पर मत जाइए। आप किसी भी टॉपिक पे आप ये समझ लीजिए कि हमें 20 क्वेश्चन बनाना है और ये 20 सवाल अगर आप बनाते हैं तो आपका जो 20 सवाल बनेगा, इसी 20 सवाल में से 2 सवाल आपके परीक्षा के लिए आएंगे। तो तरीका यह है कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। उदाहरण के तरीके को पकड़ना चाहिए कि उदाहरण कैसे हैं। इसलिए पिछले कई क्लास में मैं नागपुरी से ही बात कर रहा था कि जिससे एक दबाव बना रहा था कि नागपुरी के माध्यम से अगर आप कुछ शब्दों को समझ लेंगे तो आपकी परेशानी कम होगी। लेकिन आपका विचार आया कि हमें बीच बीच में हिंदी भी इस्तेमाल करना चाहिए। नागपुरी बढ़ाने के लिए 30% हिंदी ही इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको यह डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम नागपुरी नहीं जानते हैं तो हम नागपुरी कैसे समझेंगे। लेकिन ये जब आप हिंदी जानते हैं तो आप यह मान के चलिए कि नागपुरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो नागपुरी जानना आपके लिए कठिन नहीं है, बल्कि नागपुरी को समझना, उसके अंदरूनी संरचनात्मक विशेषता को समझना जरूरी है। और यह करने के लिए आपको थोड़ा भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। आपको नागपुरी में दक्षता लेने के लिए नागपुरी के सिलेबस के साथ जाना पड़ेगा। और जब आप नागपुरी के सिलेबस के साथ जाते हैं तो यह देखने की बात है कि नागपुरी का सिलेबस किस आधार पर बटा हुआ है। तो नागपुरी का सिलेबस कई आधार पर बटा हुआ जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। आप उसको इस आधार पर समझ लेंगे कि नागपुरी का सिलेबस में हमें क्या क्या करना है। तो पहला सिलेबस में मैंने बताया था कि यहाँ पर भाषा विज्ञान जानना चाहिए। इस भाषा विज्ञान का मतलब है कि भाषा का उद्भव, प्रकृति, संरचना प्लस लिपि, ध्वनि, शब्द
वाक्य। अगर इतना सा जानते हैं तो आप यहाँ पर इस भाषा विज्ञान में यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में व्याकरण इंक्लूड हो जाता है। इस व्याकरण के इंक्लूड होने से इसमें 20 सवाल बन जाते हैं। तो 20 और 5 25 सवाल आपके इसी से आएंगे व्याकरण को इंक्लूड करने के बाद। तो व्याकरण में आप जो हिंदी व्याकरण जानते हैं उसे थोड़ा इसको अलग मानिए। अगर वो अलग करके देखते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि हिंदी से हम अलग करके देखेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो हिंदी व्याकरण की तुलना से थोड़ा आप अलग कीजिएगा तो जो अलगाव होगा उसी अलगाव पे आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि आप हिंदी व्याकरण से तुलना कीजिए। आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है तो नागपुरी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में बहुत सारे अंतर हैं। तो जो अंतर होंगे उसी से सवाल बनना चाहिए और वही सवाल का लाभ आपको मिलेगा। तो सवाल सॉल्व करने के तरीके अपने होते हैं, पढ़ने के तरीके अपने होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। अब उसके बाद अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा, दूसरा कोई सेगमेंट्स है, तो आप उसको देखिए कि यह सेगमेंट्स आपका क्या है। उस सेगमेंट्स में आपको देखना है क्या, तो यहाँ देखिए आप दूसरा है शिष्ट साहित्य, जिसको आप मौलिक साहित्य कहते हैं। इस मौलिक साहित्य में पद्य पहला चैप्टर आता है। कब से? 1626 से लेकर 2022 तक। जब तक आप परीक्षा लिखेंगे तब तक अपडेट होते रहेगा। तो इसका जो मुख्य बिंदु है इससे सवाल आएंगे। अब मुख्य बिंदु क्या है? कवि, कृति और विशेषता। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन निकलेंगे। 10 से 12 या थोड़ा और इसको बढ़ा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन निकलेंगे। अब इसी पद के बाद दूसरा सेगमेंट इसका आता है गद्य। गद्य में क्या 1906 ईस्वी से 1907 ईस्वी से लेके 2020 तक या 2022 तक, इसके भी जो मुख्य बिंदु होंगे यह आपके सवाल होंगे। इस मुख्य बिंदु में क्या होगा? तो इसमें भी लेखक, कृति और उसकी रचनात्मक उपलब्धि जो है, रचनात्मक विशेषता जो है, उस पर सवाल आएगा। रचनात्मक विशेषता, इस पे सवाल आएगा रचनात्मक विशेषता पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होगा। पहला निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, अन्य। तो इस पर जो अन्य में बहुत सारे चीज आ जाएंगे। तो इस सारे चीज को देखिएगा तो यहाँ भी 10 से 15 सवाल यहाँ भी आएंगे। अब इसी के साथ आप वन के ओरा इंक्लूड कर दीजिए जो किताब आपको पढ़ना है। वन के ओरा पढ़ना है भाग 1। अगर यहाँ पर और इसको मिला दीजिएगा तो 15-15 30 हो रहा है, प्लस 5 क्वेश्चन और कीजिए तो आप कुल मिला के देखिए कि इस सेगमेंट्स में 35 सवाल आपको करने हैं। और इस 35 सवाल को करने के लिए आपको मैंने पिछले बार ही बताया था कि इसके लिए सबसे अच्छी किताब यहाँ है निकल के। इस किताब के माध्यम से देख लीजिए कि सारे के सारे चीज़ एनालिसिस करके बताए गए हैं। पिछले 400-450 साल का इतिहास है इसमें, इसलिए सारे चीज़ निकल जाएंगे। और यह सारे चीज़ के माध्यम से ही आप देखेंगे। व्याकरण के लिए अगर कुछ देखना है तो व्याकरण के लिए मैंने पिछली बार बताया था कि यह किताब है। मैं किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यह नहीं बता रहा हूँ कि इस किताब से आपकी काम हो जाएगी। किताबें अन्य भी हैं जिससे काम हो जाएगी, लेकिन इस पर विज्ञान के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर विश्लेषण करके आपको सहायता पहुंचाने की जरूरत समझा गया है और उसके आधार पर किताब तय किए गए हैं। तो यहाँ पर इतने सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं। किसके आधार पर? तो आप यहाँ पर देखें कि शिष्ट साहित्य के आधार पर। तो यह दूसरा सेगमेंट है कि जिससे जानना चाहिए।
अब उसी में से तीसरा सेगमेंट्स जो होगा, जिसको लेकर आप परेशान है कि तीसरा सेगमेंट्स क्या है, तो तीसरा सेगमेंट्स है लोक साहित्य, लोक साहित्य। नागपुरी में साहित्य लिखते हैं तो इस तरह से, हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से। अब इसमें पढ़ना है क्या, लोकगीत, लोक कथा, लोक कथा, इसमें लोक सुभाषित। यह 3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अन्य टॉपिक में लोक नाटक, लोक नाटक प्लस लोक गाथा। तो यह 2 टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ लोकगीत से आप मान के चलिए 5 से लेकर 10 सवाल, लोक कथा में 5 से लेकर 10 सवाल, लोक सुभाषित में आप ये समझ लीजिए कि 15 सवाल। यह लोक सुभाषित में आपको क्या पढ़ना है, अगर इसको देखा जाएगा तो इस लोक सुभाषित में आपको पढ़ना है मुहावरा, मुहावरा, आपको पढ़ना है लोकोक्ति, आपको पढ़ना है पहेली। तो इसमें 5-5 सवाल आप मान के चलिए कि यहाँ पर 15 सवाल और इधर 10 सवाल, तो 25 सवाल तो यहीं हो जाते हैं। 35 सवाल, तो 35 सवाल इधर, उधर आपका 35 सवाल, 70 सवाल, उधर आपका व्याकरण में 25 सवाल, 75 सवाल, ने आपका कुल मिला के 90-95 सवाल तो इधर आ जाते हैं। अब इसी लोक कथा में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें कई कहानी है, 5 कहानी है। बन कर बेटा, तिरिया चरित, 7 भाई और 1 बहन, नवा चांद और गोपी चांद, एक और कथा है छुटकी बहुरिया। आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ये कथा तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ने के बाद याद आ गया। तो वह सारी चीज़ों का विश्लेषण आपको किताब में मिल जाएगा। इसलिए यह किताब आपकी सुविधा के लिए दी गई है, और यह इसलिए दी गई है कि आप कहीं दुविधा में न फंसे। किताब नहीं भी है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एक बन केवरा नामक किताब है, भाग 1, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, जिसको मैंने बताया कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में वो चीज़ सामने आ जाते हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स तो आपका हो गया, जिससे आपको पढ़ने की सुविधा है, जिसको आप समझ सकते हैं। इसी पर आपको मैं लगभग 2000 क्वेश्चन से लेकर 3000 क्वेश्चन यहाँ पर करवा के किताब में दे रहा हूँ। तो उसके बाद और अन्य और चीज़ है वो मिलेगा। तो कुछ और इसमें से कुछ छूट रहा है तो अन्य है, जिसमें संस्कृति है, संस्कृति है, राग छंद है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, और कुछ और है लोक नृत्य के साथ, और अन्य कर दीजिए वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, वगैरह वगैरह। इसको देखेंगे तो यहाँ से 5 से 8 सवाल आपका बनेंगे। तो यही आपका सिलेबस है, जिस पर आपको कमांड करना चाहिए। तो यह आपके माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तब मैंने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ने का तरीका सिर्फ स्टूडेंट्स के पास तब होता है कि जब वह उसके पास में अध्ययन करने की क्षमता पिछले कई सालों से विकसित हो रही है। अब त्वरित गति से मान के चलिए कि परीक्षा 4 महीने में हो जाएगा, तो ये 4 महीने में आप 15,000 की किताब खरीद के पढ़ते रह जाएंगे तो दूसरा क्या करेंगे। इसलिए आउटसोर्सिंग किया जाता है। यही आउटसोर्सिंग को ध्यान में रखकर कुछ प्रोफेशनल लोग आपको मदद करते हैं और यह बताते हैं कि इसमें पास करने का तरीका यह है। आपकी जो परेशानी होगी उसको अपनी परेशानी बताकर मैं या अन्य लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और यह करियर फाउंडेशन का मंच आपको यह वादा करता है कि इसमें गलतियों या गलती करने की संभावना बहुत कम से कम होगी। इसके लिए हम आपको निर्देश देते हैं। पहले तरीका बताते हैं कि ऐसा पढ़िए, फिर बताते हैं कि इस तरह से करने से गलती नहीं होगी, फिर देखते हैं कि इस तरह से दक्षता लाई जा सकती है। आप सब कुछ जानते हैं, धीरे धीरे पढ़ के अनुभव हो जाएगा, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जब ऑप्शन होता है तो ये A, B, C, D इस तरह का ऑप्शन आता है किसी क्वेश्चन के साथ।
और अब इस क्वेश्चन को रंगना है, तो ये रंगने के लिए जब आपको ABCD है तो आप अगर एक गलती यहाँ कर लिए, होना चाहिए D, तो ये क्वेश्चन आपका बर्बाद हो गया। होना चाहिए था यह। इसी तरह यहाँ पर आप A होना चाहिए था, आपने यहाँ किया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर रंगने की दक्षता, सवाल बनाने की दक्षता भी आपको आनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पेशेंस की बात है, उतावलापन नहीं होना चाहिए। आपको धीरे धीरे उसमें जुड़कर अपने विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए, तब हम जाके कुछ कर पाएंगे। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, किस रूप में देखना है, हम किस रूप में इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो नतीजा क्या है कि हर क्लास अपने आधार पर होता है, और हर क्लास आप यह मान के चलिए कि 2 से 4 सवाल सोल्व करने के लिए होता है। तो आप यह मान के चलिए कि हमें जो भी क्लास अवेलेबल हैं, जो क्लास मिल रहे हैं, उस क्लास में परीक्षा के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हम विश्लेषण करके वहाँ तक पहुँचते हैं कि जिससे आपको वह जानकारी मिले जो परीक्षा में आपके लिए कामयाबी लाए। तो परीक्षा अपने आधार पर होती है, अपने आधार पर इसको जिया जाता है, अपने आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नहीं बल्कि गलतियों को बताने के लिए भी सवाल पूछे जाते हैं कि हमने यह गलती आज तक करता रहा है, अब उसको कैसे दूर करें। तो परीक्षा यह तरीका होता है कि आप उसको दूर करें। परीक्षा में यह बताया जाता है कि भाई आप इसकी गलती ना हो, इसके लिए यह बातें होनी चाहिए। तो उस आधार पर हम और आप काम करेंगे। मेरा वादा है कि आपके किसी भी तरह की परेशानी नागपुरी से संबंधित तो नहीं होगी। आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं पिछले 35 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं कि जिनको सिर्फ अपना रूटीन पूरा करना है, प्रोफेशनल नहीं है, उनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा कमाने से लेना देना है। करियर फाउंडेशन आपके लिए बहुत कम पैसे में आपके लिए क्लास अरेंज कर पा रहा है। मेरा ऑफलाइन क्लास जब चलता है तो मैं इसी के लिए पिछले 3 साल पहले 8,000 रुपया ले रहा था। तो यह 8,000 रुपया को छोड़कर आपके लिए कम से कम पैसे में हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहेंगे तो अभी भी फीस 8,000 रुपया है। इसलिए आप यह जान लीजिए कि मेरे ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में जो अंतर है, यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए है कि आप दूर बैठे हुए हैं, कोरोना काल आपको यहाँ तक आने नहीं दे रहा है, आपकी मजबूरियाँ आपको घर तक रखे हुए हैं। आपको सीखने की चाहत तो वहाँ से भी क्लियर हो सकता है, वहाँ से भी आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के आधार पर मैं वह दुविधा तो पैदा ही होने नहीं दूंगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा आप मुझे समझेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मेरा वादा है कि हम लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम करेंगे। मैं यह मानता हूं कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है। आप अन्य सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जीके में भी आप उसी तरह से मेहनत कीजिए कि जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये टॉपिक जो होता है आपका, इस टॉपिक को आप एनालिसिस करके यहाँ तक लाइए, इसको एनालिसिस करके यहाँ तक ले जाइए। जो मैंने बताया, यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे इस क्वेश्चन पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यह रबड़ की तरह खींचना पड़ता है टॉपिक को, तब जाके आप सारे के सारे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम और आप काम करेंगे, यह हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। तो चलिए, मैं इस शुभकामना के साथ कि नया साल आपको बहुत सारी खुशियां दे। नया साल में आप जो सरकार ने नौकरी का वर्ष पिछले बार रखा था, विज्ञापन दिया है, अब उस विज्ञापन की कामयाबी तो आपके परीक्षा के साथ है, आपके परीक्षा के साथ है। तो हम लोग यह मान के चलें कि यह साल जो अभी शुरू हुआ है, इस साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर मार्च तक चलता है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती, लेकिन सरकार के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, और हम ही ने सरकार बनाया है, आप ही ने उसको सहायता दिया है, आप ही ने उसे मतदान किया है, आप ही के लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार आपकी सुन रही है, और सरकार झारखंडी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए एक नया विकल्प दी है, जिससे आपको खुश होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
तो चलिए, नया साल आपको मुबारक हो, नया साल मेहनत कराए और नागपुरी आपकी इच्छाओं को पूरा करे। इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर सुधीर आपसे विदा लेता हूँ।